जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सी टेट की एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, 7 जुलाई। तो उसी को देखते हुए आज हम इम्पोर्टेंट सी टेट का एसएसटी यानी कि सोशल साइंस के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर बार सी टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण सोशल साइंस के क्वेश्चन हैं जो हर बार सी टेट के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो कंप्लीट करेंगे इसे जल्दी से। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, तो क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता? तो नगर योजना एवं वास्तुकला। याद रखेंगे, क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता? क्या थी? नगर योजना एवं वास्तुकला सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, मेगास्थनीज की। किसकी है? इंडिका जो पुस्तक है वो किसकी है? मेगास्थनीज की है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे हैं? सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे हैं? तो याद रखेंगे, ब्राह्मणी लिपि में लिखे हुए हैं। किस लिपि में? ऑप्शन ए, ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। अभिलेख या अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मणी लिपि में। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु को दिया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक जो महत्व दिया गया है वो किस पशु को दिया गया है? चलिए जान लेते हैं इसका भी आंसर। तो याद रखेंगे, किस पशु को दिया गया है? तो याद रखेंगे बैल। किसको दिया गया है? बैल को। ठीक है, याद रखेंगे, बैल या सांड भी लिख के आ जाता है कई जगह। तो बैल आपका सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व जो दिया गया है वो दिया गया है बैल को। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों, इस बार सीटेट पार करना है सभी लोगों को। तो सारे इम्पोर्टेंट यानी कि पेपर 2 के सोशल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर बार रिपीट किए जा रहे हैं एग्ज़ाम में, उसी को देखते हुए हम वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है सेलेक्ट करके आप लोगों तक लेके आए हैं जो संभवतः आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखेंगे, राजा सिमुक। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो थे राजा सिमुक। याद रखेंगे, कौन है? सिमुक। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन सी टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया? तो फाहियान कौन था दोस्तों? ये था एक चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री था फाहियान। तो ये किसके शासनकाल में भारत आया? तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। कई बार चंद्रगुप्त द्वितीय ना लिखकर ऑप्शन में आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आ जाता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इन्हीं को ही कहा जाता है। याद रखेंगे, तो इनके काल में फाहियान भारत आया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त। याद रखेंगे, विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बार ऑप्शन में यही लिख के आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, याद रखेंगे। तो फाहियान चीनी यात्री था जो इनके शासनकाल में भारत आया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया है वो सारनाथ में दिया है। कहाँ दिया है? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में ही एक जगह है सारनाथ।
जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछता है कि प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिया, पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति। जब ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को हुई, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में महात्मा बुद्ध को हुई, उसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया, वो कहाँ दिया? वो दिया सारनाथ में। ठीक है, याद रखेंगे। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, ज्ञान प्राप्ति के बाद। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ठीक है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में ऐसी कौन सी लिपि थी? चलिए जान लेते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, खरोष्ट। खरोष्ट जो लिपि थी वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, याद रखेंगे। खरोष्ट जो लिपि है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। और ब्राह्मणी लिपि कैसे लिखी जाती थी, इसको भी नोट डाउन करेंगे। ब्राह्मणी जो थी वो बाईं से दाईं। ठीक है, याद रखिए, बाईं से दाईं, और खरोष्टी दाईं से बाईं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे? याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा रूपक। क्या होगा? रूपक, या कई बार रूपका। ठीक है, रूपका भी लिख के आता है, रूपका या रूपक। ठीक, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं रूपक या रूपका, लिख के आता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कश्मीर में कनिष्ठ के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? यानी कि कनिष्ठ के काल में जो बौद्ध संगीति हुई थी उस समय अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेंगे वसुमित्र ने। ऑप्शन डी, वसुमित्र ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी बौद्ध संगीति की, जो किसके शासनकाल में हुई? कनिष्ठ के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? यानी कि त्रिरत्न में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? पहले तो हम जान लेते हैं कौन कौन शामिल है। धम्म शामिल है, संघ शामिल है, बुद्ध शामिल है। यानी कि अहिंसा, अहिंसा जो है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे कम किस देश से साझा करता है? यानी कि सबसे छोटी सीमा रेखा जो है भारत की वो कितने किलोमीटर है और किस देश के साथ है? तो याद रखेंगे सबसे छोटी जो सीमा है वो है दोस्तों अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा है भारत की। कितनी है? 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर। इसको भी आप जानकारी के लिए नोट डाउन कर सकते हैं। यहीं आपसे अगर पूछ लेता कि भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी किस देश के साथ लगती है, सबसे लंबी किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है भारत, तो याद रखेंगे वो है बांग्लादेश। कौन सा देश है? इसको भी नोट डाउन करेंगे, बांग्लादेश है, याद रखेंगे। कितने किलोमीटर होती है इसके साथ? 4096 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी। ठीक है, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 106 किलोमीटर, याद रखेंगे जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है,
मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है? किसके साथ बनाती है, किन दो देशों के साथ बनाती है? तो याद रखेंगे भारत एवं चीन के साथ मैकमोहन रेखा इन दोनों देशों के बीच में बनती है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। और पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिक, रेड क्लिक याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? कौन सा भाग ऐसा है? तो ये भाग है कौन सा? पश्चिम है, दक्षिण है, उत्तर है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, भारत दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है। दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है। और दक्षिण पूर्व में बात की जाए तो वो कौन सी जगह है? दक्षिण पूर्व में बात की जाए तो वो कौन सी जगह है? तो याद रखेंगे खनिजों का जो सबसे बड़ा भंडार है वो किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार को। ठीक है, कौन सा? खनिज का सबसे बड़ा भंडार जो है, यानी कि सबसे खनिजों का जो भंडार कहा जाता है वो छोटा नागपुर पठार। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर ये खनिजों का भारत में सबसे बड़ा भंडार बोला जाता है छोटा नागपुर पठार को। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों बरेल पहाड़ी श्रृंखला। क्या होगा? बरेल पहाड़ी श्रृंखला है, याद रखेंगे। मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली श्रृंखला को बरेल पहाड़ी श्रृंखला कहा जाता है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है? कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह कौन सी है? तो याद रखेंगे कौन सी है? धौलाधार तथा पीर पंजाल। ठीक है, याद रखेंगे कुल्लू घाटी जो है वो कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है? धौलाधार तथा पीर पंजाल, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति चुना जाता है वो कौन कौन शामिल होता है भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए? तो याद रखेंगे कौन कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। और कौन कौन शामिल होता है? दिल्ली तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक, याद रखेंगे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये सभी लोग भारत का राष्ट्रपति चुनने में ये लोग शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? तो याद रखेंगे गोवा याद रखेंगे। कोंकणी जो है गोवा की राज्य भाषा भी है। ठीक है, याद रखेंगे कोंकणी जो है वो गोवा की राज्य भाषा भी है और कोंकणी जो है गोवा की एक प्रमुख भाषा है, राजभाषा है। ठीक है, याद रखेंगे। तो जो कोंकणी है वो इंडो और यूरोपीय भाषा का मिक्सअप है। ठीक है, किसका? इंडो और यूरोपीय भाषा का मिक्सअप है इसमें। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो याद रखेंगे जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति, पदेन सभापति होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति या पदेन सभापति होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो भारत के जो प्रथम
सभापति थे राज्यसभा के, तो कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखेंगे सभी लोग। और हाँ, वर्तमान में आप करंट के लिए याद कर सकते हैं, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? याद रखेंगे जगदीप, कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, याद रखेंगे वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का प्रथम व्यक्ति या भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रेजेंट टाइम में कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कौन है? जगदीप धनखड़। और प्रथम कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की संसद मिलकर बनती है। तो भारत की जो संसद बनती है वो क्या, कौन कौन मिलकर बनती है? तो याद रखेंगे लोकसभा, राज्यसभा व मंत्री परिषद से। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा व मंत्री परिषद मिलके क्या बनती है? वो संसद बनती है भारत की। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित अवधि है। तो चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित जो अवधि होती है वो होती है 2 सप्ताह, याद रखेंगे, अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित जो अवधि है, समय सीमा है, वो है 2 सप्ताह। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, याद रखेंगे। यानी कि भारत की क्वेश्चन ये भी लिख सकता है कि भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। या लिख क्या सकता है भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, बच्चे कंफ्यूज करके आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? राज्य का पूछ रहा है, स्टेट में पूछ रहा है आपसे। तो स्टेट में कौन होगा? राज्यपाल होगा। जिस प्रकार से भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है, उसी प्रकार से राज्य में राष्ट्रपति की तरह काम करते हैं राज्यपाल। ठीक है, तो राज्य का पहला नागरिक कौन होगा? वो राज्यपाल होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखेंगे क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? तो वो किया गया 73वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो वो है 21 वर्ष। याद रखेंगे, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? 21 वर्ष होती है। ठीक है, याद रखेंगे। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु सीमा है? वो है 25 वर्ष लोकसभा के लिए। और राज्यसभा के लिए अगर पूछे, राज्यसभा के लिए तो 30 वर्ष। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी चीज़ आप नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? पंचायती राज संस्थाओं का
निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान ने। किसने किया था? कौन सा ऐसा राज्य था जो पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किया था? तो राजस्थान में जो है, राजस्थान में 1959 में कब हुआ था? 1959 में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा वो राज्य था? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य था जहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था करने वाला राज्य था। पहला कौन था? राजस्थान। कब हुआ था? 1959। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखेंगे कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति है, वो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी कास्ट के लिए पूछ रहा है आपसे, एससी कास्ट के लिए पूछ रहा है। तो कितनी है एससी कास्ट के लिए? तो याद रखेंगे कितनी है एससी कास्ट के लिए? 84। ठीक है, अनुसूचित जाति एससी कास्ट के लिए 84 सीटें जो है वो आरक्षित हैं। ठीक है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की याद रखेंगे। तो और यहीं पे अगर आपसे पूछ ले एसटी कास्ट के लिए, जनजाति के लिए, एसटी के लिए जनजाति के लिए आपसे पूछ ले तो कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 47 सीटें की गई हैं। कितनी? 47 सीटें। ठीक है, याद रखेंगे। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इन दोनों को मिला के कितने प्रतिशत है? दोनों को मिला के कितनी है? 131। टोटल 131 सीटें हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों एसएसटी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपके सीटेट के एग्जाम के लिए काफ़ी काम आने वाले हैं। अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ने में मज़ा आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।